नमस्कार दोस्तों। आज का लेक्चर है 11th क्लास का फिजिक्स का हीट चैप्टर। ठीक है, ये उसका लेक्चर फर्स्ट है। ये सीरीज पूरी होगी, चाहे कितने भी लेक्चर हों, चाहे 5 हों 10 हों, कुछ भी हो। ठीक है, तो ये कुछ मेरे बारे में है। अब आगे चलते हैं। तो जैसा कि हम कुछ जनरल बातें करेंगे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको हम समझेंगे। तो अब ये पहले चर्चा करते हैं। पहले चर्चा किस पे करते हैं? पहले चर्चा हम करते हैं वो है प्रेशर पर। किस पे करते हैं? प्रेशर पर। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, मीन्स 9th और 10th में भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, है ना। अब ये फोर्स जो होता है, आपको पहले भी पता होगा कि ये फोर्स क्या होता है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? बताओ, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? बेटा, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। और एरिया क्या है? मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग इसको गलत करेंगे। एरिया वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? बताओ, सोचो एक बार मन में। बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी की क्या खासियत होती है? ऐसे मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। अब जैसे कि अब मान लिए ये कोई है, मैं इस पे, ये कोई सरफेस है, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। एरिया ये जो है इस एरिया पे लग रहा है, तो इसको, ये ए है और ये एफ है, तो इसको हम बोलेंगे एफ बाई ए। ठीक है। अब ये सबसे बड़ी बात यह है कि आपका पहला डाउट जो मुझे लगा होगा और आपको आया भी होगा कि जो एरिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एरिया एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी। ये आपको थोड़ी बात हजम नहीं हो रही होगी कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, क्या होता है। तो इसमें बहुत सारे डाउट जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे, है ना। तो ये बात है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमने देख लिया। अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है? होता वेक्टर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होती है? जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि ये कोई, यहाँ पर ये 3 मीटर है, इसको मैं 5 मीटर लेता हूँ। अब कोई भी आपको पूछे कि आप हमें एक बात बताइए कि इसका एरिया वेक्टर क्या होगा और किस किस डायरेक्शन में होगा। इस सब एरिया वेक्टर फाइंड आउट करो। ठीक है, ये ओरिजिन है ओ। अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि इसको ओरिजिन मानो, तो ये क्या हो गया 5,0, और ये क्या हो गया 0,3, 3,0, है ना। इसमें 5,0,0 ये इसका हो गया। अब देखो, ए पॉइंट ले लिए। अब ध्यान रखने योग्य बातें हैं। जो एरिया वेक्टर जो होता है बेटा, क्या होता है? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। स्पेशली डिस्क हो या फिर ये कीबोर्ड हो, डिस्क हो या फिर कोई सरफेस ये स्क्वायर हो, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। बेटा किधर होता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ध्यान रखने वाली बात है, किधर होगा?
ये इस डायरेक्शन में होगा। अब ये किधर भी हो सकता है, चाहे ये अंदर की तरफ हो और चाहे ये बाहर की तरफ हो, एरिया वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर लिखेंगे, अब मान लीजिए ये x है, x, ये y, तो ये कौन सा होगा, ये कौन सा z होगा ना, z, तो इसको लिखेंगे एरिया इक्वल टू क्या हो गया इसका 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 15 मीटर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी, ये के डायरेक्शन में, मीन्स ये जेड में क्या तो पॉजिटिव हो सकता है क्या नेगेटिव हो सकता है, तो इसको एरिया लिखेंगे, एरिया वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, किधर बोलो किधर, 15 के कैप, मतलब किधर भी हो सकता है। अब ये बात आपको समझ में आई कि एरिया किसी भी डिस्क हो या फिर कोई स्क्वायर हो, उसमें किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, मतलब सरफेस के अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब परपेंडिकुलर टू द सरफेस चाहे अंदर की तरफ ले चाहे बाहर की तरफ ले, लेकिन अगर एक बार ले लिया उसको पूरे प्रॉब्लम में एक ही मानना है, इन द सेंस कि ऐसा ना हो कि आपने एक बार पॉजिटिव ले लिया फिर उसी प्रॉब्लम में नेगेटिव ले लिया, तो वो तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए क्या है कि अगर एक बार ले लिया आपने पॉजिटिव तो वही लेना है पूरे क्वेश्चन में, ये आपको ध्यान रखने कुछ बातें हैं। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये ध्यान रखने कुछ योग्य बातें हैं। कंसीडर, अब ये आप लिख ले तो लिख ले, मैं लिख दे रहा हूँ, कंसीडर ऑन परपेंडिकुलर डायरेक्शन एस एरिया वेक्टर डायरेक्शन and stick to it for whole problem and stick to it for whole problem। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन लेना है, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, चाहे पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव प्लस के कैप ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, अगर एक बार ले लिया तो उसके लिए पूरी प्रॉब्लम के लिए उसी जगह स्टिक करना पड़ेगा। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये डिस्क है, ये डिस्क है, तो इसमें क्या ऊपर ले सकते हैं चाहे नीचे ले सकते हैं, डिस्क में ये आपका एक स्क्वायर है, स्क्वायर तो नहीं बना पाया मैं आपको, स्क्वायर है ये, इसमें चाहे पॉजिटिव ले सकते हैं, चाहे अंदर की तरफ ले लो, चाहे तो बाहर की तरफ ले लो, एरिया वेक्टर ऐसे काम करेगा। ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, ये ध्यान रखना है, ओपन सरफेस के लिए, ओपन सरफेस के लिए, ओपन सरफेस जैसे डिस्क हुआ, ये स्क्वायर हुआ। चलो आगे चलते हैं। तो ये डिस्क जैसे बना रखी है, क्या तो बाहर की तरफ होगा, इस डायरेक्शन में होगा एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में अंदर या बाहर की तरफ होगा, है ना। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो और इसको हम x लें
इसको हम वाई, इसको हम जेड, जेड मान लिया। इसकी रेडियस आर है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या हुआ? तो एरिया वेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर जे कैप। अब चाहे तो इसको पॉजिटिव ले लो, चाहे इसको आप नेगेटिव ले लो, क्योंकि ये अगर ले लिया ना पॉजिटिव नेगेटिव तो पूरी प्रॉब्लम में वही रहना है, प्लस माइनस। ठीक है, इसके अंदर बाहर। ठीक है, अब बात आती है क्लोज सरफेस की। अब जब क्लोज्ड सरफेस की बात करेंगे, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया वेक्टर का हमें पता करना है क्लोज सरफेस का। अब ये एक फॉर्मूला है कि हमेशा मीन्स ऑलवेज, या ऑलवेज इन आउटवर्ड डायरेक्शन। मतलब जैसे कीवर्ड है ये, और ये हमारा स्पेयर है, तो इसमें हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। जैसे ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऐसे चलेगा, है ना, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। जैसे ये, मतलब पहले उसमें क्या था कि नीचे भी कर सकते थे, लेकिन अगर नीचे भी ये गया तो पूरी प्रॉब्लम के लिए वही होता था, लेकिन इसमें केवल आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। जैसे ये बेटा, इसमें कैसा आउटवर्ड डायरेक्शन में के लिए होगा, केवल आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए। तो ये कीवर्ड का ऐसे हमें याद रखना है। ठीक है, अब कुछ जो बातें हैं वो हमको याद रखनी है कि अब आपने वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है, मुझे लग रहा है कि आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस सी वेक्टर। ठीक है, अब ये वेक्टर कैसे होते हैं? मान लिया ये वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ये होगा सी वेक्टर, सी वेक्टर। अब ये जेड डायरेक्शन में बी वेक्टर, ये किस डायरेक्शन में बेटा? जेड डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं कि एरिया वेक्टर किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। जैसे अगर इसकी एक भुजा मान है, आप ले सकते हैं, जैसे ए ले लो, इसको बी सी डी, तो एरिया क्या होगा? ए बी क्रॉस बी सी, ए बी क्रॉस बी सी। तो एरिया वेक्टर क्या होगा? ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, लेकिन इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। तो अगर मान लिया ये ए है स्मॉल ए, ये बी, तो ए बी साइन 90 डिग्री इक्वल टू ए बी। तो इसको एरिया वेक्टर ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है,
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। अब जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तब इसकी यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी को कहते हैं पास्कल। पास्कल। एंड एक हमें रिलेशन याद रखना है, 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। अब ये हमें पता है कि ये हमको पता चल गया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या प्रेशर क्या है, प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, कोई मुझे बताएगा। ये वेक्टर है, ये वेक्टर, ये वेक्टर, तो प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, कोई बताएगा। चलो मैं बताता हूँ बच्चों, प्रेशर स्केलर है। इट मीन्स की डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड होता है। अब प्रेशर स्केलर है तो हम कैसे लिख सकते हैं, प्रेशर, प्रेशर अपॉन फोर्स वेक्टर अपॉन एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि फोर्स जो होगा एरिया के परपेंडिकुलर लगेगा इसमें। जैसे ये दीवार है, ये सुई है, ये मैं दीवार नहीं बोल रहा, ये कोई भी सरफेस है, हैं, इस पे कोई सुई है, ये तो इस पर ये तो इस एरिया पे काम किया, इस एरिया पे इसने काम किया, और फोर्स किस डायरेक्शन है, इसमें। तो जो फॉर्मूला आएगा, फोर्स, फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हमको याद रखना है। अब इसको समझते कैसे हैं, कि देखो, अब मैं आपसे कहूँ बेटा कि फॉर एग्जांपल कि ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है और इस पर मैं इससे फोर्स लगा रहा हूँ, ये कोई ब्लॉक टाइप है, मान लिया 10 न्यूटन का, एरिया 10 मीटर स्क्वायर, ये एरिया 10 मीटर स्क्वायर है। तो ये क्या हो गया, प्रेशर इक्वल टू 1 पास्कल। अब सेकंड केस में लेता हूँ कि इसको मैं कुछ एंगल थीटा से ये एंगल थीटा से अप्लाई कर रहा हूँ फोर्स को, 10 न्यूटन को, और ये एरिया कितना है, 10 है, सेम प्रॉब्लम। तब प्रेशर क्या हो, प्रेशर अपॉन 10 कॉस थीटा अपॉन 10, तो ये प्रेशर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। तो इस बात को हम लिख लेते हैं कि कंपोनेंट
ऑफ फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू सरफेस। इसी बात को हमने यहाँ फॉर्मूला के द्वारा समझाने की कोशिश की है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ और हैं टॉपिक हैं, और जैसे कि वॉल्यूम क्या होता है, ये सब बातें तो आपने पढ़ा ही होगा कि अब वॉल्यूम स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या है? मीटर क्यूब, ठीक है। और क्या होगी यूनिट इसकी? डेसीमीटर क्यूब। और क्या ही सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। अब कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जो कि सही नहीं है। क्योंकि आपको क्वेश्चन आता है और आप एक यूनिट कन्वर्जन से क्वेश्चन गलत कर गए तो ये बड़ी समस्या है। तो आपको ये ध्यान रखने की बात है कि 1 डेसिमल मीटर इक्वल टू मतलब 10, ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 1 मीटर। ये कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि अगर मैं कहूँ कि 1 लीटर का मतलब क्या होता है? 1 लीटर का मतलब क्या होता है? 1 लीटर का मतलब होता है 1 डेसिमल मीटर क्यूब, और डेसिमल मीटर क्यूब को हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। अब इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू दी पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये यूनिट कन्वर्जन है, हमको याद रखने हैं, ठीक है। चलो हम थोड़ा आगे चलते हैं, डेंसिटी पे बात करेंगे अब आगे। डेंसिटी इक्वल टू, ये आपने पढ़ा है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास का यूनिट होती है केजी, वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक इसकी ये भी यूनिट है। अब डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू, याद रखनी है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको याद रखनी है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको यूनिट कन्वर्जन आप ध्यान देना कि वाटर 1 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू दी पावर -3, और सेंटीमीटर को उसमें करेंगे तो मीटर में तो 10 टू दी पावर -6। तो ये क्या हो गया? 1000 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ वाटर। और डेंसिटी ऑफ आइस हमको याद रखनी है, वो है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो कि आइस की डेंसिटी कम होती है इसलिए वो पानी पर फ्लोट करती है, वाटर की डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है इसलिए वो नीचे रहता है। तो ऐसे इस प्रकार साइंस से ये चीज़ें चलती हैं। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की। किसकी बात करेंगे हम? रिलेटिव डेंसिटी की।
रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। अब रिलेटिव डेंसिटी में मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विथ रेस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये तो इसकी डेफिनेशन हुई। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस with respect to water at 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसको दूसरी भाषा में लिखें तो रो मीडियम या सब्सटेंस विथ रेस्पेक्ट टू रो वाटर, इसको हम क्या कहते हैं, ये रेशियो को ही हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है, किसी भी सब्सटेंस या किसी भी मटेरियल का जो डेंसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू द वाटर, जो भी उसकी डेंसिटी है उसको हम रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। ये बात आपको इतनी समझ में आ गई? ठीक है। अब वाटर की इसलिए ही मैंने बोला था कि रो ऑफ वाटर इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आगे आपको काम आएगी प्रॉब्लम सोल्व करते वक्त। ठीक है, चलो अब आगे। अब जैसे कि अब मैं कहूँ आपको कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 4.1, मतलब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अगर मुझसे कोई कहे कि 4.1 है, तो मैं यूनिट से यूनिट इधर कटा है, जो वाटर का यूनिट था क्या, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो मैं इसको सीधे ही मान लूँगा कि 4.1 ग्राम पर 4.1 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे ये रहेगा। ठीक है, अब थर्मोमेट्री पे आते हैं। उससे पहले एक टॉपिक है, आप वो भी देख लें। उसके पहले एक टॉपिक है जिसका नाम है टेम्परेचर। आप सभी को पता होगा टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस। ठीक है, अब टेम्परेचर होता है मीन्स अगर किसी का टी ज़्यादा है तो इसके में मीन्स एनर्जी ज़्यादा है। क्या है, एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है। अगर तापमान किसी का ज़्यादा है तो उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है। एनर्जी क्या है, पर मॉलिक्यूल। क्या है, पर मॉलिक्यूल एनर्जी, पर मॉलिक्यूल एनर्जी उसमें ज़्यादा है। अब क्या है कि अब आगे देखते हैं कि थर्मोमेट्री पे चलते हैं। थर्मोमेट्री, ये है थर्मोमेट्री। ठीक है, अब थर्मोमेट्री होती क्या है, ये है क्या, नाम देखो, थर्मोमेट्री, मेट्री, टिग्नोमेट्री। मेट्री मीन्स मेजरमेंट, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड द थर्मोमेट्री। इट्स अ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ये क्या कहलाता है, मेजरमेंट ऑफ
टेम्परेचर। अब मान लिया कि पहले साइंटिस्ट थे, अब किसी ने जैसे 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, ये तो किसी इंसानों ने ही बनाया है ना। पहले तो कुछ ऐसा स्टैंडर्ड था ही नहीं, मतलब मेरे को छू के पता ही नहीं चल रहा था कि ये कितने डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि ऐसा कोई स्टैंडर्ड था ही नहीं। फिर लोगों ने धीरे धीरे इसको स्टैंडर्डाइज किया और पूरी दुनिया में इसको स्प्रेड किया। तो हम एक चीज़ यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं कि जो मेजरमेंट है वो कैसे करते हैं। अब मेजरमेंट अलग अलग हो सकता है, जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं कुछ अलग मेजर कर रहा हूँ, 5 डिग्री टेम्परेचर को, डिग्री सेल्सियस तापमान को मैं अलग मेजर कर रहा हूँ, दूसरा साइंटिस्ट अलग कर रहा है, तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। कन्फ्यूज़न हो जाएगा तो एक स्टैंडर्ड बनाए गए थे, और उस स्टैंडर्ड में एक चीज़ कॉमन थी, 2 चीज़ कॉमन थी। पहला बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट। इन दोनों के सहारे ही हम यूनिट ये कन्वर्जन भी करेंगे डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, ठीक है, और केल्विन। तो अगर हम अब देखें कि मान लिया, थोड़ा आगे चलते हैं, कि ये बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। ये किसका है? हाँ, डिग्री का है। ये थोड़ा स्टेट होना चाहिए, है ना। और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ये ठंडा होता है। ये क्या है? सेल्सियस में, सेल्सियस। दूसरा लेते हैं फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में इन्होंने क्या माना कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ये फ्रीज हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट कितना रहता है? 212 फ़ारेनहाइट। क्या रहता है? 212 फ़ारेनहाइट। अब केल्विन में इन्होंने क्या माना कि 273 273.15 केल्विन पे ये फ्रीज हो जाता है, और 373.15 पर केल्विन पर ये बॉयल हो जाता है। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट और ये बॉइलिंग पॉइंट, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। अब माना, अब ये कोई स्केल बनाए इन्होंने अलग अलग लोगों के अलग अलग स्केल। अब ये लेंथ जो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में जो लेंथ है वो L है। अब इसको कितने टुकड़ों में विभाजित किया? 100 में इन्होंने। ये लेंथ L है, लेंथ तो समान होगी ना, लेंथ तो इक्वल होगी, बस इन्होंने उसके टुकड़े अलग अलग किए, उसके टुकड़े अलग अलग किए। तो लेंथ इक्वल है, बस इन्होंने क्या किया कि 180 भाग किए, इन्होंने 100 किए, इन्होंने 100 किए, इन्होंने 100 किए उसके। अब मान लिया कि कोई C डिग्री तापमान पर, यहाँ पर C पर, यहाँ F पर और यहाँ पर K पर, और यहाँ से मैंने डिस्टेंस मानी x, यहाँ से डिस्टेंस मानता हूँ मैं x। तापमान इक्वल होगा, मतलब आप बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं कि ये फ़ारेनहाइट में इतना है, कि ये केल्विन में इतना है, लेकिन रियलिटी में जब मैं उस चीज़ को छूऊंगा तो तापमान तो इक्वल होगा ना।
क्योंकि एक्स डिस्टेंस है, दोनों पे इक्वल है, तो तापमान तो इक्वल होगा ना इस चीज़ का। तो आगे भी हमको ऐसे ही ध्यान रखना है और कुछ इस प्रकार चलना है। अब मैं इसको सॉल्व करूं कि एल जो लेंथ है प्रोपोर्शनल टू होगी 100 माइनस 0, मतलब उसके इतने भाग की उसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और x प्रोपोर्शनल इस जगह क्या होगा, x प्रोपोर्शनल होगा c माइनस 0 के। यहाँ पे l प्रोपोर्शनल होगी 212 माइनस 32 के, और f प्रोपोर्शनल होगा, मतलब x लेंथ प्रोपोर्शनल होगी x प्रोपोर्शनल टू f माइनस 32, ठीक है। यहाँ पे L प्रोपोर्शनल टू 373.15 माइनस 273.15, और x प्रोपोर्शनल टू k माइनस 273.15। यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक आपको समझ में आया? अब मैं x अपॉन एल का भाग दूंगा। अब ये जब चीज़ें हैं, यहाँ पर x अपॉन एल इक्वल टू c अपॉन 100, x अपॉन एल f माइनस 32 अपॉन 180, और x अपॉन एल k माइनस 273.15 अपॉन 100। ये सॉल्व करके ये इक्वेशन नंबर 1, ये 2, ये 3। अब आगे चलते हैं। अब इन तीनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, तो अगर बराबर रखेंगे आप इनको, तो c अपॉन 100 इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 180। अब इसको सॉल्व करेंगे, c अपॉन 5 इक्वल टू f अप माइनस 32 अपॉन 9। क्योंकि ये गया ये आंसर। तो एक हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया है ना, और दूसरा हमने रखा c अपॉन 100 इक्वल टू क्या था, थर्ड इक्वेशन k माइनस 273.5, k माइनस 273.15 अपॉन 100, 100 से 100 गया तो k इक्वल टू 273.15 प्लस c। ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। और अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है बहुत सारी, तो हमने क्या किया था, इस जगह क्या स्केल रीडिंग x अपॉन एल कॉन्स्टेंट था, तीनों जगह x अपॉन एल ये कॉन्स्टेंट था, x अपॉन एल तीनों में, x अपॉन एल यहाँ भी x अपॉन एल, ये तीनों में कांस्टेंट था। तो
एक्स क्या है, स्केल रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसी को ही हम आगे ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हैं जो कि हमारे काम आएगा कि स्केल रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ये होगा इक्वल, ये होगा कांस्टेंट। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है एक कि फाइंड आउट द टेम्परेचर एट विच मैग्नीट्यूड ऑफ डिग्री एंड फारेनहाइट इज कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिग्री एंड फारेनहाइट इज कांस्टेंट, तो फार्मूला क्या था, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। ठीक है, ये फार्मूला था। अब ये कह रहा है इक्वल है ये, तो x रख दें, x जो कि इक्वल सेम x/5 x माइनस 32/9, तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी 9x इक्वल टू 5x माइनस 32 गुणा 5, इधर आएगा 4x इक्वल टू माइनस 32 गुणा 5, ये कितने के 8 टाइम्स x इक्वल टू माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस, या ये इसका आंसर होगा। तो यहीं पर बाय बाय, हीट यहीं पे ख़त्म नहीं करते, आगे भी ये लेक्चर सीरीज चालू रहेगी। धन्यवाद।